इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक कपल की कार एक बर्फ के तूफान में फंस जाती है। इनके साथ यहाँ पर क्या कुछ होता है और ये यहाँ से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, आगे इस कहानी में हम जानते हैं। मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है डायरेक्ट एक कार को दिखाते हुए। अब यहाँ पर इस मूवी में हमें ये कुछ भी नहीं दिखाया गया और ना ही कुछ बताया गया है कि ये दोनों घर से कैसे निकले या इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। हमें बस यहाँ पर ये बताया जाता है कि 2002 में एक अमेरिकन नॉवलिस्ट जिसका नाम नोमी है, वो अपने हस्बैंड मैथ के साथ नॉर्वे जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में एक बर्फ़ के तूफान की वजह से ये दोनों अपनी कार में फंसे रह जाते हैं और इनकी कार के आसपास इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है कि कार की विंडो तक नहीं खुल पाती। अब ये दोनों यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल ये सब गलती मैथ की थी, क्योंकि कल शाम को जब ये अपनी कार से नॉर्वे के लिए निकले थे, तब रास्ते में ही बर्फ़ का तूफान शुरू हो गया था, जिस वजह से मैथ ने अपनी कार एक साइड में लगाकर खड़ी कर दी थी और ये दोनों तूफान के शांत होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मैथ की आंख लग गई थी और उसकी वाइफ नोमी भी सो गई थी, और जब इनकी आंख खुलती है तब इन्हें अपनी कार के चारों तरफ से सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और बर्फ इतनी ज़्यादा होती है कि ये अपनी कार की विंडो तक नहीं खोल पाते। दरअसल ये बर्फ़ का तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इनकी कार के ऊपर तक भी बर्फ़ जम गई थी और इन्हें इस बात का भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर तूफान शांत हो गया तो अभी इन्हें ढूंढा जा सकता है, और अगर तूफान अभी शांत नहीं हुआ तो ये दोनों यहाँ कई दिनों तक फंस सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि ना तो इनका रेडियो काम कर रहा होता है और ना ही मोबाइल पर सिग्नल आ रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको अब बाहर किसी से सहायता के लिए इंतजार करना होगा। इसलिए मैथ और नोमी अब ये फैसला करते हैं कि जब तक इन्हें बाहर से कोई सहायता नहीं मिल जाती, तब तक ये दोनों खाना और पानी कम से कम यूज़ करेंगे, ताकि ये दोनों यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव कर सके। अब थोड़ा टाइम बीतने के बाद नोमी मैथ से कहती है कि हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैथ नोमी की बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि नोमी इस समय प्रेग्नेंट भी है और इस बर्फ़ के तूफान में जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मदद मिलने की उम्मीद ना हो, तो ऐसे में वो रिस्क लेना नहीं चाहता। इसके बाद अगले स्कैन में दिखाया जाता है कि इनको इस कार में फंसे हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि इनके पास खाना और पानी अवेलेबल है। पर मैथ यहाँ पर काफ़ी कम खाना खा रहा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूड नोमी के लिए सेव कर रहा होता है, क्योंकि मैथ को यहाँ पर अंदाजा हो चुका था कि ये दोनों यहाँ पर लंबे समय के लिए फंस चुके हैं और नोमी प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए उसका खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि नोमी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरत रही थी। दरअसल उसे आइडिया ही नहीं था कि वो यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके बाद जब नोमी एक बोतल में पानी पीती है, तब वो उस बोतल के ढक्कन को अच्छे से बंद करके नहीं रखती, जिसके बाद मैथ का हाथ लगने की वजह से पानी की बोतल गिर जाती है और काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से मैथ नोमी पर काफ़ी गुस्सा करता है और उससे ये भी कहता है कि तुम बहुत लापरवाह हो। लेकिन नोमी अपनी गलती नहीं मानती, जिस वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। पर मैथ यहाँ पर काफ़ी समझदार इंसान है, इसलिए वो खुद ही सॉरी बोलकर इस झगड़े को ख़त्म कर देता है। अब इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इन दोनों के इस कार में पूरे 7 दिन हो चुके हैं। इनके पास अब पानी भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैथ एक मोमबत्ती की मदद से कार की विंडो को साइड की तरफ से बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीने की कोशिश करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नोमी के मोबाइल में सिग्नल आ जाते हैं। वो अपने फ़ोन पर सिग्नल देखते ही अपने डैड को कॉल कर देती है, लेकिन अपने डैड से बात करते समय वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो अपने डैड को कुछ भी नहीं बता पाती और बस रोती रहती है। लेकिन इतनी देर में उसके फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये सब देखकर मैथ को बहुत गुस्सा आता है और वो नोमी को फिर से काफ़ी डांटता है। वो कहता है कि तुमने इतना अच्छा मौका कैसे गवा दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी, तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। लेकिन अब मैथ को पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन अब नोमी का सब्र टूटता जा रहा है, इसलिए वो मैथ से कहती है कि हमें किसी भी एक विंडो का शीशा तोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैथ ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी कार में जो भी हीट है वो बाहर निकल जाएगी और बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो हमें कुछ ही घंटों में मार सकता है।
इसलिए हमें अभी वेट करना होगा और जब मौसम साफ होगा हम तभी बाहर निकलेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि तूफान अब शांत हो चुका है और रोड साफ करने के लिए वहां पर एक ट्रक आता है। जब ये उस ट्रक की आवाज़ सुनते हैं तो ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस ट्रक की खुद की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उन दोनों की आवाज़ ट्रक वाले नहीं सुन पाते और वो रोड साफ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब देखकर मैथ बहुत परेशान होता है और वो ये सोचने लगता है कि अगर मैंने उस दिन नोमी की बात मानकर विंडो तोड़ दी होती तो शायद आज हम उस ट्रक तक पहुंच जाते। यहाँ पर गुस्से में मैथ नोमी को ये भी बताता है कि वो किसी हॉलीडे पर नहीं आया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बारे में नोमी को नहीं पता था। और जब उसे ये बात पता लगती है तब वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद इन दोनों में झगड़ा और गुस्सा होने की वजह से ये दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते और ऐसे ही इन दोनों को अब यहाँ पर पूरे 14 दिन हो चुके हैं। मैथ अभी भी यहाँ पर मदद मिलने का इंतजार कर रहा होता है, पर नोमी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि वो यहाँ बहुत परेशान हो चुकी है। उसी रात जब मैथ सो रहा होता है तब नोमी विंडो तोड़ने की कोशिश करती है और कुछ हद तक विंडो तोड़ देती है, लेकिन तभी मैथ की आंख खुल जाती है और वो नोमी को रोक लेता है। पर नोमी की दिमागी हालत उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि वो यहाँ पर अब बहुत घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन मैथ किसी तरह से नोमी को कंट्रोल कर लेता है। पर कुछ ही देर बाद नोमी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये कोई नॉर्मल दर्द नहीं बल्कि लेबर पेन होता है, मतलब कि नोमी की डिलीवरी का समय आ चुका है। ये देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर सकते और उसे इसी समय बच्चे को जन्म देना होगा। यहाँ पर एक बार फिर से याद करवा दें कि ये एक सच्ची घटना है जिसमें इन दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है नोमी से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और कुछ देर बाद फाइनली वो अपने बच्चे को जन्म देती है। अब ऊपर वाले की कृपा से ये सब सही तरीके से हो जाता है और ये दोनों अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चे को संभालना और भी मुश्किल होगा। इनका ये बच्चा एक बेबी गर्ल होती है और ये अपने इस बच्चे का नाम ओलिविया रखते हैं। अब से ये दोनों अपने से भी ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं और इसी तरह से अब इनको यहाँ पर पूरे 20 दिन हो चुके हैं। पर ये दोनों हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी बेटी ओलिविया का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, लेकिन नोमी ने जो विंडो का शीशा तोड़ दिया था उसकी वजह से इनकी कार का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। पर ओलिविया को गर्म रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैथ अपने कपड़े उतार कर ओलिविया को अपने कपड़ों से अच्छे से ढक देता है। इसके बाद ओलिविया और नोमी सो जाते हैं, लेकिन वही मैथ सारी रात ठंड में कँपता रहता है। अब सुबह होने पर नोमी मैथ से पानी की बोतल मांगती है, पर मैथ उसे कोई भी जवाब नहीं देता। नोमी देखती है कि मैथ ठंड की वजह से पूरी तरह जमा हुआ है। नोमी मैथ की ऐसी हालत देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ठंड के कारण मैथ की जान जा चुकी थी। ये देखकर नोमी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जोर जोर के रोने लग जाती है। इसके बाद ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है कि उसके हाथ में जो डायरी होती है वो उसे ही खाने लगती है और फिर डिलीवरी के टाइम उसके पेट में से जो मांस निकला होता है उसे भी खाने लगती है। अब इसी तरह यहाँ पर पूरे 24 दिन हो चुके हैं और अब नोमी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन उसी दिन सूरज निकल जाता है जिस वजह से उसके आसपास जितनी भी बर्फ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। नोमी इस मौके का फायदा उठाए हुए विंडो के ऊपर से सारी बर्फ को हटा देती है और इसके बाद वो अपनी बेटी को एक बैग में डालकर अपने हस्बैंड मैथ को एक आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। तो आज फाइनली पूरे 24 दिन बाद नोमी कार से बाहर निकली है। कार से बाहर निकलकर एक जगह नीचे बैठकर वो बहुत रोती है क्योंकि उसने जीने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। इसके बाद वो अपने आगे के सफ़र के लिए पैदल चलना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो नोटिस करती है कि मौसम फिर से ख़राब होने लगा है और किसी भी वक्त यहाँ फिर से तूफान आ सकता है। इसलिए नोमी जल्द से जल्द कोई सेफ जगह पर पहुँचना चाहती है, जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ चलने लगती है। लेकिन ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से कुछ देर आगे जाने पर ही वो इतनी ज़्यादा थक जाती है कि अब वो एक भी कदम पैदल नहीं चल सकती, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, अपने हस्बैंड का ख्याल आता है कि मैथ ने उनके लिए अपनी जान तक दे दी। इसलिए वो एक बार फिर से हिम्मत करके उठ जाती है और फिर चलना शुरू कर देती है। नोमी शाम तक हिम्मत करके लगातार चलती रहती है, लेकिन वहाँ उसे दूर दूर तक कोई भी घर नजर नहीं आता। अब नोमी उस प्लेन को फॉलो करते हुए उसी की डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक होटल नजर आता है और नोमी उस होटल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो होटल उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
क्योंकि आज कई दिनों बाद वो खुद की और अपनी बेटी की जान बचाने में कामयाब रहती है। अब मूवी के आखिर में बताया जाता है कि नोमी और ओलिविया को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पर इन दोनों को बचा लिया जाता है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये लोग इतने दिनों तक इतने कम टेम्परेचर में इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि मैथ का डिसीजन सही था। और अगर ये अपनी कार के विंडो के शीशे को तोड़ देते तो ये लो टेम्परेचर की वजह से कुछ घंटों में ही मर जाते। ये लोग उस हीट की वजह से बच पाए जो पहले से ही उनकी कार में थी, जिसे इग्लो इफेक्ट कहा जाता है। और अगर नोमी अपनी कार की विंडो को वो थोड़ा सा ना तोड़ती तो शायद मैथ भी आज इनके साथ होता, पर जो होना है वो होता ही है। नोमी अपने हस्बैंड मैथ के इस सैक्रिफाइस को आज भी नहीं भूल पाई और उसने आज भी अपने लिखने के काम को जारी रखा है और वो अपना सारा वर्क मैथ को डेडिकेट करती है। अब इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इंडस्ट्री की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।